रिक्रूट्स की सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस दफातर बनाने का फैसला। पाकिस्तान में रोजगार के लिए 8% नमू चाहिए, कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में जुलाई था जनवरी 2.9% कमी। मौजूदा हुकूमत तमाम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान का 5 साला मंसूबा, जिसके बारे में काफ़ी बाज़गश्त भी रही, काफ़ी गुफ्तगू भी रही, हुकूमती दावे भी होते हैं। और इससे पहले आप पता है कि इलेक्शन के दौरान जो है बहुत सारे जो है वो दावे किए जाते हैं। साहब हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर इलेक्शन जीतने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भूलती भी जाती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ यानी ज़मीनी हक़ाइक़ से जूं इंसान की जो है वो आशनाई होती चली जाती है, तो फिर सियासतदान भी इसे समझ जाते हैं, मईशतदान भी समझ जाते हैं कि शायद वो बातें जो कही थी उनको हासिल करना बड़ा मुश्किल था। एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो GDP ग्रोथ रेट का जो एक टारगेट सेट किया था 5.4% सेट किया था 5 साला मंसूबे में, अचीव कितना हुआ? 4.4%। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का रेट तय किया जनाब 3.5% अचीव करेंगे, लेकिन इतने सालों में अब 2.9% अचीव कर सके। इंडस्ट्रियल आउटपुट का टारगेट सेट किया था 6.3%, लेकिन हासिल हकीकत में कितना किया? 5.1%। सर्विसेज यानी खिदमात के शोबे में 5.8% का टारगेट रखा था, 5% अचीव किया। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स पूरा करने में दुश्वारी रही, मुश्किलात रहीं, पूरे नहीं हुए। सख्त बात नहीं करूँगा। प्लानिंग कमीशन भी मेरा शोबा तहकीक मुझे बताता है, ये तस्लीम कर चुका है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स का टारगेट, लो सेविंग रेट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हर तरह की इन्वेस्टमेंट से अब जो है वो एक तरह से मैं कहता हूँ इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और हम अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर सके। हुकूमत की जानिब से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मामलात में दिफा कर पाते हैं, वह माजरत के साथ, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी उसके अंदर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग नहीं हैं। लेकिन तिजारत से मुंसलिक एक बहुत अहम शख्सियत हैं जो कि अब नून लीग से भी वाबस्ता हो चुके हैं, उनको आज हमने प्रोग्राम में मदबू किया है। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जो कि साबिक नायब सदर KCCI भी रहे हैं और इसके साथ साथ अब नून लीग के बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगा, मुतहर्रिक रहनुमा भी बन चुके हैं। वेलकम करूँगा सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच अली, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी इन योर शो प्लीज़। मिर्ज़ा साहब, अब गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं कि अब क्या सफाई पेश करेंगे। 5 साल पहले शायद आप तब मुंसलिक नहीं थे सियासी जमात से, लेकिन दिफा तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। आदाफ काफ़ी ऊंचे रखे थे, अनरियलिस्टिक रखे थे, अचीव नहीं कर सके, क्या राय देना चाहेंगे? अली, पहले तो चीज़ बतलाऊँ कि जिस तरह आपने इंट्रो दिया है, यू साउंड लाइक जैसे वो अपोजिशन के इमरान खान साहब हैं ना, कि जनाब तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, कुछ अच्छा नहीं हुआ। आई विल टेल यू, मैं ख़ुद एक बिजनेसमैन हूँ और आपको मैं बतला रहा हूँ ये चीज़ के बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पास्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन का। GDP जो है 5.3 हमने अचीव कर ली है, जो पीपल्स पार्टी या मुशर्रफ के दौर में वो 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। और एक गुड न्यूज़ और आपके शो में मैं आपको दे रहा हूँ, इस साल इंशाल्लाह हम 6% GDP अचीव कर लेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बतलाऊँ कि जब हुकूमत आई तो सबसे बड़ा जो मसला था अली साहब, वो 2 मसले थे। एक था एनर्जी क्राइसिस और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर। इनकी वजह से 2% हमारी GDP जो थी वो कम हो रही थी। आप यकीन करें कि जब प्रायोरिटी थी, जब पहली बार नवाज शरीफ साहब आए कराची, यहाँ पे बिजनेसमैनों से मिले गवर्नर हाउस में, तो मैं भी उनके साथ था। हमने सिर्फ उनसे कहा कि सर हमें खुदारा कराची के जो हालात हैं इसके अंदर हम काम नहीं कर सकते। हम बिजनेसमैनों से मिलने के लिए, बायर से मिलने के लिए दुबई हमें जाना पड़ता है और यहाँ पर भत्ता हमसे रिसीव किया जाता है। तो हमें आप इससे निजात दिला दें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दें। लॉ एंड ऑर्डर बेटर कर दें। दूसरी हमने ये कहा था कि अगर 24 घंटे में 12 घंटे इंडस्ट्री नहीं चल रही है, उसका पहिया नहीं चल रहा, तो किस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और किस तरह हम लोगों को जॉब देंगे। उन्होंने ये वादा किया कि ये चीज़ मैं इंशाल्लाह मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और आज के आपके प्रोग्राम में मैं आपको और देखने वालों को गुड न्यूज़ सुना रहा हूँ कि कराची के पूरी जितनी इंडस्ट्री है मुल्क के, अब कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही है। एनर्जी जो क्राइसिस थे उसके ऊपर काबू पा लिया है नून ने। 7000 मेगावाट ऐड हुआ है सिस्टम के अंदर और 3000 मेगावाट और ऐड हो जाएगा।
पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा ऐड नहीं किया। दूसरी अच्छा, बात, मैं एक बात आपसे तस्लीम करूंगा। हाँ जी, सच्ची बात आप हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था कि नंबर्स और फिगर्स इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे, लेकिन इसके बावजूद के चैलेंजेस थे। इससे कबल के मैं एक बाकायदा एहतसाब शुरू करूं, लेट मी एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट के काम तो हुआ है। देखिए, बात मानो, काम हुआ है। देखिए, मैं अगर आपको ऐसे ही जो है ना बेवजह तनकीद बराए तनकीद करूं तो वो गलत है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, काम हुआ है, जितना भी हुआ है काम हुआ है। लेकिन अब मुझे इजाज़त दें कि मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़्यादातर एहलियान कराची ऐसा तासुर दिया गया और ताजरों और सनतकारों की तरफ से भी तासुर दिया गया कि इसमें अहम किरदार जनरल मतलब रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ साहब का है। तो मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग सेमिनार्स करते हैं, सेमिनार्स में बुलाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लेकिन आपने खुद क्रेडिट जो है वो हुकूमत को नहीं दिया, आपने मुल्क की अस्करी की आदत को दिया। हम दोनों का एहतराम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, डिसएग्री विद यू। उसकी एक वजह है, मैंने अपने कॉलम में भी बड़ा क्लियरली ये लिखा है। देखिए, फौज और रेंजर्स जो थे वो जनरल मुशर्रफ के वक्त में थे, और आपको मालूम है कि कराची में एक दिन में कितने लोग, रोज़ाना शाम में लोग ये पूछा करते थे कि आज का स्कोर क्या है अली साहब। स्कोर का मतलब ये होता था कितनी लाशें मिली हैं। आज कोई स्कोर आपको नजर आ रहा है? रेंजर्स तो उस वक्त भी थी, पीपल्स पार्टी के जोर में थी, जरदारी के जोर में भी थी। क्या कर लिया उन्होंने? आपसे ज्यादा दूर नहीं रहते वो, बैल्कोनी में बैठ के आप देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, नाराज हो जाएंगे, नहीं, नफी करेंगे, इसलिए वो सामने नहीं है ना, उनसे बात हिम्मत नहीं की। ये नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है अली साहब के, उन्होंने हिम्मत की, जिसकी वजह से कराची के लोग तो मकरूज हैं नवाज शरीफ साहब के। आप यकीन करें कि हम रात को निकल नहीं सकते थे, आज माशाल्लाह आप जाते हैं, मतलब रात को रौनक के दोबारा लौट आई हैं। डोंट यू थिंक के मतलब ये क्रेडिट जो है, मेरे ख्याल से अली साहब यू आर 1% जो हमेशा मतलब जो क्रेडिट होता है वो देते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखें, इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि आपके ताजर सनतकार बिरादरी ने कराची शहर में बोर्ड भी लगाए, नवाज शरीफ साहब के बोर्ड नहीं लगाए ना। या आप थोड़ा अपनी ताजर सनतकार बिरादरी से भी पूछें कि उन्होंने क्रेडिट गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। ये मुझसे ना, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन जो ताजर सनतकार है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। देखिए, यहाँ मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि उनको भी समझाएं, तवज्जो नहीं दी जो उन्होंने देनी चाहिए, जबकि इनको ओहदा भी दिया। देखें, ये बात में आप, इनको ओहदा भी दिया, इनको इज्जत भी दी नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन पोस्टर बैनर इन्होंने नहीं लगाए नवाज शरीफ के, और इन्होंने उनका वो मतलब उनके ग्रेटफुल नहीं हुए। अब यहाँ देखें, मैंने आपको एक ट्रैप में रखा, आपको जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का, अवॉइड नहीं करने दूंगा आपको मैं। नहीं, देखिए, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, नून ने जो इनकैश करना चाहते थे कराची सिचुएशन के ऊपर, जो माशी तरक्की हुई है वो नहीं कर सके, और उन्होंने सिंध को और कराची को पीपल्स पार्टी पर MQM पे छोड़ दिया, और यहाँ पे उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि आज हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब आपको एक और खुशखबरी मैं सुनाऊं, 2013 में अच्छी बात है, एक माजरत आप ये देखें, अब मैंने आपकी बातें बहुत सारी तस्लीम की हैं, इसलिए कुछ बात आपको मेरी सुननी पड़ेगी। देखिए, गुफ्तगू का महवर जो है ना, खालिसतन हम कराची नहीं रख सकते। देखिए, असल बात है पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस असाइड, काम, मैं फिर बोल रहा हूँ, काम हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन एक मुल्क है जिसका फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है, छुट्टियों पर है, लंबी तातीलात पर है। सर, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, पॉलिसी मेकिंग आप 6% मुझे कह रहे हैं आप अचीव करेंगे, और बजट बनाने का तो आपको शायद मौका ही ना मिले, तब तक इलेक्शन हो चुके हों, तो फिर आप मुझे बताएं इकोनॉमी में मेरे जहन में कंसर्न होगी कि बाद में आपकी फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लूँ, आप कह रहे 6% मैं अचीव कर लूँगा, लेकिन देखिए 5.3 हमने अचीव कर ली है, और 6% इंशाल्लाह इस बार हो जाएगी। दूसरी अली साहब, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। जी जी, 2013 में 2000 अरब रुपए जो था टोटल रेवेन्यू आया करता था, आपको मालूम है अब 4000 अरब आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू में जो इंक्रीज डबल 100% इजाफा हुआ है। रेवेन्यू का क्या होता है कि इसका 60% जो होता है वो सूबों को दिया जाता है। इट मीन्स अब सूबे जो हैं उनको 4000 अरब में से 60% जो है वो सूबों को मिलेगा। देखिए, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, आप एक काम कर लें ना, किसी दिन रात को ड्राइव पे निकल जाएं लाहौर और देखेंगे कितनी तरक्की हुई है लाहौर के अंदर। अगर कराची में कोई तरक्की नहीं हो सकी है तो इसका जो है हम ब्लेम नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब को, बल्कि हमें ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करना चाहिए कि आपको इतना पैसा मिला था, आपने क्या किया, कराची में कुछ तरक्की काम हुए कि नहीं। मैं दुनिया का 60 ममालिक जा चुका हूँ, जब मैं लाहौर में ड्राइव करता हूँ तो लगता है कि मैं किसी जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर मतलब सफर और तक ही महदूद हो गया ना। आम आदमी का बताएं सर, आम आदमी के जहन के अंदर इस वक्त बहुत सारे सवालात मंडला रहे हैं, कह रहे हैं इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, 2 टाई सूट वाले बाबू हमारे मुतालिक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 4000 अरब जो है वो हमारे महसूलात हो गए, लेकिन मेरे ऊपर महंगाई का बोझ भी कम कर दो,
मैं भी किसी तरह जो है दूध अफोर्ड कर सकूं, गोश्त अफोर्ड कर सकूं। गरीब आदमी को कैसे लॉलीपॉप खिलाऊं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात यह कि ठीक है, मैं आपकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को सारों को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हूं, इन सब चीज़ों का जवाब लूंगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। के बाद जब वापस आऊँगा तो फिर आम आदमी के जहन में उभरने वाले सवालात हमारी माशियात और मुआशी जो इंडिकेटर्स के इतला दे रहे हैं उससे कहीं बढ़कर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी ये देखकर प्रोग्राम कह रहा होगा कि क्या एलिटिस्ट गुफ्तगू हो रही है। तमाम जनाब माशी अहदाफ की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये अचीव हो गया, वो अचीव हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, देखिए ये तो एक सुपरफिशियल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ज़रिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना अचीव करना था, इतना नहीं किया। ठीक कहता हूँ, गवर्नमेंट ने 100 नंबर नहीं लिए, 80 नंबर ले लिए, 70 नंबर ले लिए, लेकिन गरीब आदमी की रिपोर्ट कार्ड के अंदर हुकूमत ने कितने नंबर लिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मेरे फाजिल मेहमान भी दिल में जानते हैं। अब पता नहीं वो इसका इकरार करेंगे टीवी के ऊपर या नहीं करेंगे। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, 1-2 मिनट आप दें। अब हम फिगर की बात नहीं करेंगे और अब हम आम आदमी की बात कर रहा हूँ और आम आदमी की बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, पाकिस्तान का शुमार अब उस मुल्क में हो रहा है जहाँ बहुत तेज़ी से मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है। और ये कहाँ आया था, ये बाहर के न्यूज़पेपर में आया, और जब रिसर्च की तो पता लगा कि 2013 में 600,000 मोटरसाइकिल बन रही थी, अब 1.6। कल अखबार में आपने देखा है कि अब अगर कोई बड़ी गाड़ी आप लेने जाते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो जो साइकिल पे थे मोटरसाइकिल पे आ गए, जो मोटरसाइकिल पे थे वो छोटी गाड़ी पे आ गए, जो छोटी गाड़ी पे थे अब वो बड़ी गाड़ी पे आ गए। फ्रिजेस आप जाइए, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन इस वक्त हो रही है, वॉशिंग मशीन्स की हो रही है। इट शोज अली साहब के मिडिल क्लास पाकिस्तान में इमर्ज हो रही है ये, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है ये। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी तो हमें देखनी है ना, मिडिल क्लास तो इमर्ज हो रही है लेकिन लोअर क्लास एक्सपैंड हो रही है सर। ये देखें, बात ये लोग हमें कहेंगे, फिर मैं वही दोहराऊंगा, वो कहेंगे कि ये एलिटिस्ट गुफ्तगू हो गई, हमने ड्राइंग रूम वाली बात कर दी। बुनियादी तौर पे गरीब आदमी ना मोटरसाइकिलों से बढ़ के वो चाह रहा है कि मुझे सिविक एमिनिटीज़ भी मिलें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हों, मुझे जॉब्स मिलें। लैपटॉप तो आपने उनको दे दिया, रक्षा चलाने भी दे दिया, टैक्सी चलाने भी दे दिया, चलो मैं कहता हूँ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का लोन भी दे दिया, इतना नहीं दिया लेकिन चलो दिया, उसको अपने पैरों पे आप लोग खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आज भी हालात कुछ इतने ज्यादा बेहतर नहीं, मेरा ख्याल है। देखिए, आप इसको अगर दिफा करना चाहते हैं आप करें, लेकिन मेरा ख्याल दिल नहीं मानता आपकी बात मानने को, पता नहीं क्यों। पोजीशन तो नहीं है मगर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए 2013 में जो हमारे हालात थे, अभी आपने आपने मुशर्रफ दौर की बात की, आर यू बेटर देन मुशर्रफ एरा? ऑफ कोर्स आपको पता है कि मुशर्रफ जब गए हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, आपको पता है। ये अमन व अमान की जो सूरत हाल थी अली साहब, आपको पता है, आप तो कराची में रहते हैं, कि कितनी ख़राब हालत थी। मतलब उस वक्त मुशर्रफ साहब ऐसे उठ के गए कि उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हो गई। I have to agree with you on load shedding. I have to agree with you on load shedding. और लॉ एंड ऑर्डर क्या था कराची में, क्या हाल था लॉ एंड ऑर्डर का, क्या हाल था? कभी उन्होंने नहीं किया, चाहते तो वो कंट्रोल कर सकते थे। दौर में तो बहुत अच्छी थी लॉ एंड ऑर्डर, थोड़ा मिस्टेक कर गए जरदारी साहब। मुशर्रफ साहब को मिक्स कर रहे हैं आप। नहीं, मुशर्रफ साहब जो थे वो अल्ताफ साहब के अलाई थे, और उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा, मतलब उनको जितना ज़्यादा सपोर्ट MQM लंदन को मुशर्रफ साहब ने किया, किसी और ने नहीं किया। दूसरा, इन्फ्लेशन आपको पता है कितना चल रहा है? 4% इन्फ्लेशन चल रहा है, पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन इन्फ्लेशन। किताबों में चल रहा है सर, किताबों में चल रहा है, गरीब के पेट में नहीं चल रहा सर। ये गरीब के पेट में नहीं चल रहा, ये किताबों में चल रहा है। अच्छा, आप मुझे बता दें, क्या आज देखें, मैं आपसे एक फैक्ट बात पूछता हूँ। देखें, बात यह, क्या WHO के हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक आज जो है वो क्या हमारी कैलोरी काउंट आ गई है, उतना प्रोटीन खा रहा है? एक बच्चा आज भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, गोश्त जो है वो आज भी अनअफोर्डेबल है। सब्जी आप लेने के लिए जाएं, मैं कल भी प्रोग्राम में बात कर रहा था, 1 रुपए का मिल रहा है, सस्ता बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मरियल केला। अगर आपने अच्छा तगड़ा केला लेना है तो आप भी जानते हैं, मुझे पता है आप फल फ्रूट खुद खरीदते हैं, 160 रुपये
मतलब एक दौर में, मतलब मैं आई कैन नॉट रिमेन अब्रेस्ट ऑन एवरीडे प्राइसेस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतने एक्सपेंसिव टाइम्स के अंदर हाउ कैन पीपल सस्टेन। रोटी 10 रुपए की, 11 रुपए की, 12 रुपए की, कहीं 8 रुपए की भी है, 6 रुपए की भी, बट नॉनदलेस मेरा दिल ये सवाल करता है, इसका जवाब कौन देगा? क्या नवाज साहब को आप ये समझाएंगे, नवाज शरीफ साहब को, कि इस बारे में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने शायद 5 रुपए का आलू कह दिया था, जो मुझे नहीं मिला अली नहीं। साहब देखिए, मैं आपको बतलाऊं, अभी नवाज शरीफ साहब कोई 15-20 दिन पहले कराची आए थे। यहाँ पे मैंने उनको इनवाइट किया था, हम सब बिजनेसमैन बैठे। आप यकीन करें जितना पेन उनके, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, कराची वालों के लिए, हालांकि कराची तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है ना, ये तो जनाब MQM की उसकी है। 70 अरब रुपए जो हैं वफाक ने दिए हैं कराची को, 70 अरब रुपए। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी हेल्थ की और ये एजुकेशन की, ये तो जो थी कराची उनके दौर के मान रहा हूं, हाँ। लेकिन बात यह है कि इसको आप वोटर तक महदूद ना करें ना, कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद ना करें। आप वैसे नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, अगली दफा साथ बैठे ना, उनके कान में हल्के से कह दीजिएगा कि वो एंकर बड़ा तंग करता है, कहता है कि चीजें सस्ती कर दो। आपकी भी यही राय है और उनकी भी यही राय होगी मेरे ख्याल से। साबिक वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, महंगी नहीं करना चाहेंगे चीजें, वो महंगी नहीं करना चाहते, सस्ती करवा दें। और पूरी कोशिशें हो रही हैं इंशाल्लाह। कहते हैं आई लव यू, बट पीपल लव फूड, उनके पेट में खाना चाहिए। नहीं, 2018 का इलेक्शन आप आने दें, इंशाल्लाह देखिए नून दोबारा आएगी और हालात इससे अच्छी बेहतरी आएगी। अभी 1 महीने पहले मैं जनाब उनसे मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्लामाबाद में। मैं आपकी बात बोलेंगे हर हफ्ते एक मेगा प्रोजेक्ट अब हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। वो मैंने भी सुना है उनकी बातों को कि वो कहते हैं मैं हर हफ्ते इनॉग्रेट क्यों करेंगे, कंप्लीट करके दें ना। नहीं, कंप्लीशन के बाद वो कह रहे हैं कि अब हम उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और वो शुरू हो रहे हैं। सारे फीते काट देंगे वो, और फिर अगली गवर्नमेंट अगर किसी और की आई तो कहेंगे देखो हमने तो शुरू किया था, इन लोगों ने पूरा नहीं किया। देखिए अली, इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हमें ये है कि मिसाक जमहूरियत के नहीं, मिसाक मईशत की ज़रूरत है। देखिए अगर एक हुकूमत कोई मईशत में अच्छा काम कर रही है, प्लीज़ दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या हमने नवाज शरीफ को काम करने दिया, ये बतलाइए। रोज आना जो है, मतलब इतना काम करने का किसी को इजाजत नहीं मिली जितनी नवाज शरीफ नहीं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। रोजाना हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, उसका नुकसान आपको पता है कि सर अपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना है। अपोजिशन वाले हाथ जोड़ के थोड़ी बैठ सकते हैं, क्या करेंगे? देखिए मईशत क्या है कि जब तरक्की की तरफ जा रही थी और ये तमाम चीज़ें हुई जिसके अंदर अकामा के नाम पे घर बेच दिया गया, उसके बाद मईशत नीचे आ गई। खुद IMF ने कहा कि मियाँ साहब के जाने के बाद, हुकूमत के चेंज होने के बाद आपकी जो GDP जो है वो अफेक्ट होगी। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है। क्या सिर्फ एक मियाँ साहब जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, और वो बेचारे जो हैं क्योंकि वो नाअहल हो गए, इसके माने ये है कि अब मईशत न चले? नहीं सर, बात ये क्या बात हो रही है, कोई काम करने निकलते हैं कि जनाब इसके अंदर तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, चोरी हो गई है। सर ऐसा तो नहीं होता ना। अगर देखिए मैं अपने घर के अंदर, मेरे यहाँ 20 लोग काम करते हैं, सब पे शक शुरू कर दूं, मेरा घर नहीं चल पाएगा। आपकी मंतक ये है कि हमें काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया जा रहा है। रोज आना देखिए ना क्या हो रहा है। पहले मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पता नहीं दिल बहुत चाहता है अब तनकीद करने के लिए, लौधड़ा के उस तारीखी वाक़े के बाद अब तनकीद करने से पहले ज़रा सोचता हूँ, वरना तो मैं, आपको पता है, हुकूमत के बारे में सवाल ज़रूर उठाता हूँ। लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम नून लीग की कारकर्दगी के मुतालिक और 5 साला मंसूबे के अंदर जो अहदाफ रखे थे उनको हासिल नहीं कर पाए, नज़दीक भी नहीं गए, थोड़ा फासला रहा। लेकिन चलो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जहां मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत सारी जगह अचीव नहीं किया, वहाँ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हर शख्स ने जफ्फी लगा के थपकी देकर पता नहीं कौन सा ऐसा मसाला या जो मैं कहूँ कि ऐसा फार्मूला ईजाद किया था जनाब इसहाक डार साहब ने जाने से पहले। वो जो ही IMF वालों को, वर्ल्ड बैंक वालों को वो खिलाते थे, फ़ौरन उनके मुंह से वर्ल्ड बैंक के, IMF के, ADB के तारीफ़ें निकलना शुरू हो जाती थी। पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है।
लेकिन गरीब आदमी कहता था मेरे पेट में रोटी नहीं। मेरे फाजिल मेहमान ये कहते हैं कि मेरी गलत फहमी है, मुझे नहीं पता, मैं लाइल्म हूँ, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बुनियादी तौर पर आप नून लीग के रहनुमा भी हैं, साबिक नायब सदर PCCI भी हैं, ठीक है, फिर अगर ये राय का मामला है तो फिर फिगर स्टेटिस्टिक्स क्यों ना ऐसे हों कि बिल्कुल जेन्युइन हो। क्या आपकी हुकूमत ऐसा काम कर सकती है कि मुस्तकबिल के अंदर ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को बिल्कुल आज़ाद इदारा बना दें और तमाम जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे पास जेन्युइनली आएँ? इसमें कोई बुराई है कि अगर हम ये एक मांग रख दें? अली साहब देखिए, वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे स्टाफ होता है, डायरेक्टर्स, कंट्री डायरेक्टर्स बैठते हैं, वो कोई हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के फिगर्स को नहीं मानते, वो अपनी खुद फिगर्स को कंप्यूट करते हैं और देखते हैं। ये जो फिगर्स मैं आपको बतला रहा हूँ, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान 6% GDP जो है वो अचीव कर लेगा। पाकिस्तान जो है वो 4% पे है, 4000 अरब हमारे रेवेन्यू आ रहे हैं, हमारा टैक्स नेट जो है वो ग्रो हुआ है, पहले टैक्स नेट हमारा छोटा था। दूसरी सबसे डॉलर जो है वो जनाबे वाला इस वक्त हो गया कमज़ोर, मतलब सॉरी, डॉलर के अगेंस्ट हो गया रुपया कमज़ोर। इसके साथ साथ अगर आप वैसे देखें तो टैक्स इस्लाहत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डायरेक्ट टैक्सेशन का मामला आज भी लिम्बो के अंदर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आऊँ जो थोड़े से पेनफुल हैं। मेनली सर जिन चीज़ों के बारे में मैं फोकस करना चाहूँगा, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। मैं बात ये मान लेता हूँ कि आपने कहा हमने पावर जनरेट करके दिखाई, ठीक है, लेकिन वो बिजली महंगी है, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ठीक है, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को आपने इम्प्रूव किया, ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर किया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर किरदार थोड़ा अस्करी क़यादत का ज़्यादा रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप ही लोगों की ताजर बरादरी कहती है, मैं नहीं कहता। आवाम भी यही कहती है और साइन बोर्ड भी ऐसे ही लगे हुए थे कराची शहर के अंदर। तो 29 नवंबर 2016 से पहले फिर बाद में क्या हुआ मैं बात नहीं करूँगा। CPEC के मुतालिक भी लोगों की ये राय है, क्योंकि आप इसको हमेशा एज प्रेजेंट करते CPEC के सक्सेस। शुक्र है आपने आज इस प्रोग्राम में CPEC नहीं कहा, वरना हर चीज़ का नाम जो है वो और हर चीज़ का काम जो है CPEC से जोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा ये कह लिया जाए कि कलेक्टिव तौर पर आपकी सक्सेस हुई है। आप कह रहे हैं कलेक्टिव तौर पर आपको काम नहीं करने दिया गया, मेरे ख्याल से तो हर आदमी ये चाहता था कि आप काम करें और आपने काम किया। इसी वजह से है क्योंकि सब ने आपका साथ दिया, ऐसा मेरा ख्याल है। वर्ल्ड बैंक ने भी साथ दिया, आपका IMF ने भी साथ दिया। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो CPEC का क्रेडिट अली किसको जाता है ये बतलाइए। क्या जरदारी साहब जब चाइना गए थे किसी ने उनको $100 नहीं दिए कि आप इन्वेस्ट कर लें, और यहाँ पे $56 बिलियन जो अब $60 बिलियन से पहुँच गए हैं। और इंशाल्लाह CPEC आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप और हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि कंप्लीशन की तरफ चला गया। और वो जो है CPEC वो पाकिस्तान के ना सिर्फ पुलिस खत्ते की जो है जरदारी साहब और चेंज पीपल कर पार्टी देगा। ये कहती है कि इसका आगाज हमने किया था बाज़ाब्ता तौर पर। अली कुछ अर्से पहले एम्बेसडर आए थे यहाँ पे चाइना के, यही सोच रहा हूँ क्या कह दिया इश्तियाक साहब ने कि $100 किसी ने दिया। सर कुछ अरसे पहले चाइना के एम्बेसडर यहाँ पे आए थे फेडरेशन के अंदर, 1 घंटे हमारी मीटिंग रही अली साहब। मैंने उनसे सिर्फ 2 चीज़ पूछे। एक चीज़ ये कि हर आदमी कहता है कि CPEC का कंसीव किसने किया, आपको पता है? उन्होंने कहा कि सर ये पाकिस्तान मुशर्रफ साहब ने कंसीव किया। ऐसा लोग कहते हैं, मुशर्रफ साहब कहते हैं। नो अली प्लीज, आज फ्राइडे है, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये जो है ये चाइना का, चाइना ने CPEC का कंसीव किया था और उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। देखिए, एग्जीक्यूट किया ना, कंसीव तो नहीं किया। नहीं, कंसीव तो चाइना का था ना, एग्जीक्यूट जो किया है जब पैसे आए हैं, जब प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ द नवाज शरीफ। तो देखिए बाहर की जो इतना एक बड़ा पैसे अभी कोई नहीं आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो गिर गई है। आप कह रहे हैं पैसे आ रहे हैं। सर चाइनीज बड़े होशियार लोग होते हैं। वो 29 नवंबर 2016 गुजर गया, अब विन विन सिचुएशन होगी तो CPEC की जानिब आएंगे। अली, चाइना को हमारी ज़रूरत है CPEC के लिए। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि मैं कोई साल में 2-3 बार चाइना जाता हूं। चाइना का लेबर हमसे एक्सपेंसिव है। चाइना का लेबर, नोटू बताएं कितना है नोटू। चाइना का क्या हो रहा है कि वो दे आर लुकिंग फॉर ए प्लेस जहां पे वैल्यू एडिशन कर सकें, एंड पाकिस्तान इज द राइट प्लेस। मंतकी तौर पे आपकी हर बात हमारा लेबर सस्ता है उनसे। अली मान गया, लेकिन नोटू कितना आ रहा है मुझे ये बताएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुतालिक यही बात हुई कि वो डिक्लाइन की तरफ है। तो अगर वो डिक्लाइन की तरफ है तो फिर मुझे बताएं कहां से लॉजिक बनती है। चाइनीज को ये भी तो बोले पैसा लगाओ,
बोला ट्रेन की पटरियां, ट्राम पट्टे सब नए लगाओ। चाइना ने 60 साद अरब रफीक डॉलर साहब तो आपके लगाया दोस्त है। हैं, उनसे पूछें रेलवे के अंदर कितनी नई बोगियां और कितने नए देखिए, डब्बे फ्री साद दिए रफीक उन्होंने। साहब को जनाब क्रेडिट जाता है कि एक जो इदारा जो था लॉस में जा रहा था उसको कई अरब से प्रॉफिट के अंदर ले आए अली। लेकिन उसे चाइना का किरदार क्या रहा है? असल नहीं, चीज तो चाइना CPEC जो ना। है, चाइना 60 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आज इंडिया अमेरिका हमसे इसलिए तो नाराज है कि हम सीपैक क्यों कर रहे हैं। आज हम सीपैक नहीं करें, आप अमेरिका आपको बड़ा खुश हो जाएगा, इंडिया बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है कि इस इलाके का चौधरी जो बनाना चाहता है वो इंडिया को बनाना चाहता है। और उनको ये मालूम है कि अगर सीपैक कंप्लीट हो गया तो चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि चाइना को एक एक्सेस मिल रहा है। और चाइना का 60% जो ऑयल जाता है वो अब यहां से जाया करेगा हमारे सीपैक से। तशनगी रह जाएगी। आज फिर आपको मधु करना पड़ेगा आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर, और इसी तरह एक मज़ेदार मौजू की होगी। कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ पर मौजू से मौजू निकला तो ख्वाजा साद रफीक साहब को भी कोशिश करेंगे प्रोग्राम के ऊपर हम मधु करें। अगर रेलवे ने तरक्की की है तो हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इशू प्रॉब्लम ये है कि सीपैक का उसके अंदर क्या अहम किरदार है। अगर आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।